Why did you cut off fuel? I did not do so. दिस स्टेटमेंट शोज कि पायलट्स जो उस दिन प्लेन चला रहे थे वो बिल्कुल बेकसूर थे एंड वो भी बाकी पैसेंजर्स की तरह बोइंग के विक्टिम बने। इवन पायलट्स तो पैसेंजर्स से भी ज्यादा विक्टिम बने। अहमदाबाद प्लेन क्रैश एक ऐसा हादसा जिसमें 207 जानें चली गई, 207 सपने चले गए और उम्मीदें चली गई और हमारे लिए छोड़ गए एक ऐसा डर जो हमसे पूछता है कि क्या अब एयर ट्रैवल सेफ है और क्या ये एयरप्लेन कंपनी सिर्फ खर्चे से बचने के लिए अपने पायलट्स एंड पैसेंजर्स की जान खतरे में डाल रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम इन कंपनीज को इन हादसों के लिए पे कर रहे हैं? ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में कोई भी रॉ डाटा नहीं है, प्योर फैक्ट्स एंड एविडेंस से इस पूरी वीडियो में मैं बात करूँ। अभी नवंबर 2024 की ही बात है कि इंडियन एविएशन ने हिस्ट्री बनाई 5 लाख पैसेंजर्स एक दिन में लेकर जाने की। पूरे इतिहास में ये पहली बार था कि कोई एयरलाइन 5 लाख पैसेंजर्स को एक दिन में लेकर जा रही है। इसके साथ 6000 से ज्यादा फ्लाइट्स हर दिन भारत में ऑपरेट होती हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये सेफ है? चलो देखते हैं। जब एक प्लेन की सेफ्टी चेक की जाती है तो कुछ चीजों का ध्यान रखा जाता है, जैसे डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेशन। किसी भी प्लेन के फ्लाइट से पहले एयरक्राफ्ट टाइप सर्टिफिकेशन होती है जो कि यूएस में FAA फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड भारत में DGCA डायरेक्टरेट जर्नल ऑफ सिविल एविएशन देखते हैं। इसके बाद प्लेन्स के बहुत सारे फ्लाइट एंड ग्राउंड टेस्ट होते हैं, जैसे स्ट्रेस टेस्टिंग ऑन विंग्स, इंजन रेडुडेंसी टेस्ट, लाइटनिंग स्ट्राइक सिमुलेशंस एक्सेट्रा। जैसे बोइंग की सर्टिफिकेशन ऑन 787 ड्रीमलाइनर, जिसे टाइम लगा था 7 इयर्स का एंड इसमें इन्वॉल्व थे 5000 फ्लाइट टेस्ट आवर्स। एंड प्लेन का ये टेस्ट हुआ था FAA के अप्रूवल से पहले। और फ्लाइट से पहले क्रू मेंबर्स एंड फ्लाइट स्टाफ को कुछ टेस्ट पास करने पड़ते हैं, जैसे प्री फ्लाइट वॉक अराउंड्स जो कि पायलट्स एंड इंजीनियर्स करते हैं एंड एयरक्राफ्ट की टेक्निकल लॉग बुक को भी इंश्योर किया जाता है। बहुत सारे फंक्शन चेक किए जाते हैं, जैसे लाइट्स, ब्रेक्स, नेविगेशन फंक्शन, कैबिन प्रेशर, ये सब चीजें चेक की जाती हैं। अहमदाबाद के केस में भी ये सारी चेकिंग्स हुई थी एंड जो पायलट्स थे उनका भी ब्रीथेलाइजर टेस्ट किया गया था और वो इसमें पास हुए थे। इवन इस प्लेन के जो पायलट्स थे उन्होंने भी इस फ्लाइट को लेने से पहले अच्छी तरह से रेस्ट की हुई थी एंड इन सारी चीजों को मिला के इस प्लेन में, इस फ्लाइट में कोई इशू नहीं पाया गया। ना इस प्लेन में कोई बर्ड स्ट्राइक हुई, ना ये प्लेन ओवरवेट था और बैलेंस भी इसका बिल्कुल नॉर्मल था एंड इसके फ्यूल यूनिट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं पाई गई। इसका इंजन भी बिल्कुल सही था जब तक एक प्रॉब्लम नहीं आई थी। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से AI 171 1:38 PM पे उड़ान भरता है और ये प्लेन 400 फीट तक पहुंच जाता है, पर वहां जाकर इसके दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विचेस रन से कट ऑफ हो जाते हैं। सिर्फ 1 सेकंड में फ्यूल सप्लाई बंद हो जाती है। एयरक्राफ्ट तुरंत अपना थ्रस्ट खो देता है और जमीन की तरफ आने लगता है। REM एयर टरबाइन जो इस वीडियो में देखी जा सकती है, ये एक बैकअप सोर्स की तरह काम करती है। मतलब जब किसी प्लेन में दोनों इंजन्स फेल हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो ये ओपन हो जाती है। बट इतनी सी टरबाइन का इतने बड़े प्लेन को संभाल पाना तो बहुत मुश्किल है। इस दौरान मिले रेडियो सिग्नल से पता चलता है कि इसमें एक पायलट बोल रहा था मेडे मेडे मेडे, जिसका मतलब है कि प्लेन खतरे में है। मेडे एक यूनिवर्सल प्लेन इमरजेंसी सिग्नल है। प्लेन के दोनों इंजन्स का बंद हो जाना और फ्यूल की सप्लाई कट हो जाना, ये सब इतनी जल्दी होता है कि पायलट समझ ही नहीं पाते और ये प्लेन अपने साथ वाली हॉस्टल बिल्डिंग BJ मेडिकल कॉलेज पे क्रैश कर जाता है। अभी जो जानकारी सामने आ रही है उसके हिसाब से इस प्लेन में से 2 ब्लैक बॉक्सेस रिकवर किए गए हैं। इसमें से जो फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर है, जिसमें फ्लाइट की सारी जानकारी रहती है, उसमें से मिला है 49 आवर्स की फ्लाइट फुटेज, 2 आवर्स ऑफ कॉकपिट ऑडियो एंड लास्ट 90 सेकंड्स में प्लेन में जो हुआ उसका डाटा। दूसरा है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिसमें से बहुत ही जरूरी जानकारी मिली है, जो कि है पायलट्स की वॉइस रिकॉर्डिंग। इस वॉइस रिकॉर्डिंग के मिलने से पहले बहुत सारे लोग मेन स्ट्रीम मीडिया से भी और सोशल मीडिया पे भी कह रहे थे कि हो सकता है कि ये क्रैश पायलट्स की वजह से ही हुआ हो, पर इस रिकॉर्डिंग के मिलने के बाद हमें समझ आ रहा है कि वो भी बाकी लोगों की तरह इनोसेंट थे। Why did you cut off fuel? I did not do so. एंड अपने पायलट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बोइंग ने भी कोई अच्छा आंसर नहीं दिया। क्यों? क्योंकि जब भी कोई प्लेन क्रैश होता है और पायलट्स के ऊपर जिम्मेदारी आती है कि ये सब पायलट्स की वजह से हुआ है, तो जो कंपनी होती है वो अपने
हुए नुकसान के ऊपर इंश्योरेंस क्लेम कर पाती है। और अगर इससे उल्टा होता है तो कंपनी को कोई इंश्योरेंस भी नहीं मिलती और उनकी इमेज भी खराब होती है। अपने फायदे के लिए कंपनीज अपने पायलट्स के ऊपर ही सारा इल्जाम लगा देती हैं, क्योंकि वो ऊपर से आके तो खुद को डिफेंड नहीं करने वाले। वैसे आप सब ने बोइंग के बारे में ये जो वायरल क्लिप है इसे जरूर देखा होगा। Why wouldn't you? Because I see the quality going down around here. दरअसल ये क्लिप 2014 की है, जो कि एक डॉक्यूमेंट्री का पार्ट है, जिससे हमें पता चलता है कि बोइंग की मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी को लेकर कब से सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज है जिस पे लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये एक आदमी इस पूरे क्रैश में कैसे फंस गया। बहुत सारे लोग तो इसी पे सवाल कर रहे हैं कि क्या यही इस क्रैश का कारण था। सवाल ये है कि क्या ये आदमी बाकी लोगों को भी बचा सकता था? तो जवाब है नहीं, ये बाकी लोगों को नहीं बचा सकता था। जिसका फर्स्ट रीज़न तो यही है कि ये हादसा बहुत जल्दी हुआ, और अगर ये आदमी बचा है तो इसकी दो वजह है। पहली बात तो ये है कि ये आदमी इमरजेंसी डोर के पास बैठा था और इसकी जो सीट थी उसके आगे बहुत ज़्यादा स्पेस थी। अब इससे क्या हुआ, जब प्लेन के इंजन फेल हो गए और फ्लाइट नीचे आनी शुरू हुई तो लोग अपनी सीटों से ही बंधे रह गए। अब हो सकता है कि इस आदमी ने अपनी सीट बेल्ट ना लगाई हो, जहाँ सही तरीके से ना लगाई हो, एंड इसके चेहरे पर जो चोट आई है वो इसीलिए आई है क्योंकि ये जाकर सीधा दूसरी सीट से टकरा गया और उससे टकराने के बाद इसने इमरजेंसी डोर खोला होगा और प्लेन से बाहर आया होगा। दूसरा कारण ये है कि इसकी सीट 11A, प्लेन का ये एरिया एक सपोर्ट की तरह काम करता है और ये प्लेन का स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन है। AAIB ने इन सारी चीज़ों को कंक्लूड करते हुए कहा है कि इस पूरे हादसे का रीज़न था इंजन्स का फेल हो जाना, एंड ये क्यों हुआ इस पे अभी जांच होनी बाकी है, जिसमें हो सकता है कि टाइम लगे, हो सकता है कि इसमें 6-7 महीने लग जाए। एंड तब तक इस केस में जो भी अपडेट आएगी मैं उसे कमेंट कर दूंगी या फिर मैं अपने चैनल पे ही पोस्ट कर दूंगी। हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कभी भी प्लेन में ट्रैवल नहीं किया और हमारे लिए ये एक आसमान की सैर करने जैसा है, और जब ऐसे हादसे होते हैं तो हम सबको डर लगता है। तो इसके लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगी ये चार्ट, इसे ध्यान से देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ज़्यादा खतरा किस में है। 12 जून को अहमदाबाद में जो हुआ उसके ऊपर सही तरीके से सटीक ढंग से इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है एंड ग्लोबल रेगुलेशंस को भी एक बार चेक करने की ज़रूरत है। और अगर हम भारत में एयर ट्रैवल से इतिहास बना सकते हैं तो इसे सेफ भी रख सकते हैं, इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आप इसके बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, एंड मेरे चैनल को भी एक बार विजिट करना, आपको बाकी वीडियोस भी अच्छी लगेंगी।